हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की जो क्लास है हम उसमें चर्चा करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना को हम हमारी कक्षा में डिस्कस करने वाले हैं। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान क्यों लेकर के आया जाता है, इस प्लान का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं और इसको और किन अन्य नामों से हम लोग जानते हैं, ये तमाम बातें हम हमारी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेगुलर बेसिस पे यहाँ से सवाल आपसे अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, यूपीएससी परीक्षा दे रहे हो, आप यूजीसी नेट परीक्षा दे रहे हो, या इसके अलावा अन्य किसी स्टेट का पीसीएस या कोई अन्य एग्जामिनेशन जो सरकारी परीक्षा है, सभी में यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा और बारी बारी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्लान को, इस स्कीम को डिस्कस करना आपके साथ में स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा, आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संशय होगा, आप पूछ सकते हैं बाद में, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के बारे में। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना को हम डिकी वर्ड प्लान के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम कई जगह पे जो दिया जाता है, विशेष तौर पे वाल्कनाइजेशन प्लान बोलते हैं इसको, और ये वाल्कनाइजेशन इसको कहने का काम करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे जब माउंटबेटन इस प्लान को बताते हैं तो वो उससे सहमति व्यक्त नहीं करते हैं यहाँ पे। इसलिए कई बार अक्सर पूछा गया है आपसे कि वाल्कनाइजेशन प्लान जो है लेकर के कौन आया और किसने इस प्लान को वाल्कनाइजेशन कहा। इसके अलावा इसको हम लोग 3 जून योजना के नाम से भी, 3 जून प्लान के नाम से भी इसको जानते हैं। सवाल है कि ये क्यों लेकर के आया जाता है, इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन लेकर के क्यों आता है। तो आपको एक छोटी सी कहानी ज़रूर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं आपको 2-3 डेट्स थोड़ा बताता हूँ और फिर उन डेट्स को क्या कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। एक डेट है और वो डेट है आपकी 20 फरवरी, यानी 20 फैब 1947। यहाँ पे 20 फैब 1947 को क्या किया जाता है, आप थोड़ा सा भी अगर मान लेते हैं राजनीति में आपका इंटरेस्ट है और थोड़ा अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते रहते हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि ब्रिटेन में 2 पार्टी चलती हैं। यहाँ पे एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक है लेबर पार्टी। तो ब्रिटेन में क्या हुआ है, अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और लेबर पार्टी की सरकार बनी है। लेबर पार्टी की सरकार आती ही इस आधार पे, बनती ही इस आधार पे कि हम क्या करेंगे, भारत को आज़ादी देंगे। और लगातार वो इस तरह का अपने जो चुनावी अभियान होते हैं उसमें इस तरह की बातें वो करते भी रहते हैं। तो लेबर पार्टी को सत्ता मिलती है, लेबर पार्टी पावर में आती है और लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली यहाँ पे एक घोषणा के साथ में आते हैं 20 फरवरी और 1947 को, और यहाँ पे वो साफ साफ शब्दों में क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे, भारत को 30 जून और 1948 तक आज़ादी दे देंगे। यानी जो पावर है उसको रेस्पॉन्सिबल हैंड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या कर देंगे, शक्ति का हस्तांतरण कर देंगे। इस तरह की यहाँ पे एक डिक्लेरेशन के साथ में, एक घोषणा के साथ में क्लीमेंट एटली अनाउंस करते हैं। लेकिन इस घोषणा के तुरंत बाद क्या होता है, घटनाक्रम किस तरह से बदलता है। तो यहाँ पे जैसे ही अनाउंसमेंट आती है तो मुस्लिम लीग और विशेष तौर पे अगर हम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद में क्या हो जाता है, एजिटेशन इतना कह सकते हैं कि इतना बड़े लेवल पे होता है, ये हिंसक एजिटेशन होता है। यहाँ पे विरोध का जो स्वर है एक तो शांतिपूर्ण होता है, लेकिन ये जो विरोध होता है वो कैसा होता है, हिंसक। और उसमें क्या होता है, हमारे देश में बड़े लेवल पे दंगे भड़क जाते हैं, कम्युनल राइट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो हजारों की संख्या में लोगों की क्या है, जान जा रही है, मौत हो रही हैं और लगातार प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। उसके साथ में होता यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे सरकार बहुत ही कह सकते हैं कि आप और तत्परता दिखाते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया जाता है, भारत के जो है शक्ति हस्तांतरण करने का जिम्मा लॉर्ड माउंटबेटन को क्लीमेंट एटली गवर्नमेंट सौंप देती है। और इसी में क्या करता है लॉर्ड माउंटबेटन, जितना उससे संभव हो सका उस टाइम पे उसने क्या किया, जितनी जल्दी क्या हो सकता था, सत्ता का हस्तांतरण हो सकता था
और उन्होंने उसके लिए क्या किया, एक प्लान लेकर के आए, और उसी प्लान को हम क्या कहते थे, माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग माउंटबेटन प्लान कहते हैं। अब ये माउंटबेटन प्लान जो है वो दो चीज़ों के लिए विशेष तौर पे इसको हम लोग याद रख सकते हैं। एक तो इसका मुख्य काम क्या था, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता था, शीघ्र हो सकता था, एज पॉसिबल एज सुन, भारतीयों को क्या कर देना, पावर ट्रांसफ़र कर देना, शक्ति का हस्तांतरण कर देना। साथ ही साथ में दूसरा काम क्या था, लगातार जो हिंसा हो रही थी किसी न किसी प्रकार से उस पर क्या करना, उसको नियंत्रण लेकर के आना, उस पर कंट्रोल लेकर के आना, ताकि लोग हिंसक जो जितनी भी वारदातें हो रही हैं उनको छोड़ दें। तो ये दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जो जिनके बिहार पे क्या किया जाता है, इसको लेकर के आया जाता है। यहाँ पे इस योजना को क्योंकि 3 जून को माउंटबेटन लेकर के आया था और इसलिए इसका नाम क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको कहा जाता है 3 जून प्लान ऑफ माउंटबेटन। अब यहाँ पे इस माउंटबेटन योजना के जो प्रोविजंस थे उनको क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग और साथ ही साथ में कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को क्या कर रहे हैं, आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बाद में क्या होता है, भारत यहाँ पे स्वाधीनता अधिनियम 1947 का हिस्सा बनते हैं, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का क्या करते हैं, हिस्सा बनते हैं। तो इसमें पहली और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे माउंटबेटन योजना में था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा, यानी जो पावर है वो किसको सौंप दी जाएगी, भारतीयों को, और ब्रिटिश राज क्या हो जाएगा, भारत में समाप्त हो जाएगा। तो ये डेट उन्होंने क्या करी, अनाउंस कर दी। तो यहाँ पे इस अधिनियम का क्या है, मेन जो प्रोविज़न है कि जो प्रोविज़न से इम्पोर्टेंट प्रोविज़न से उनकी हम बात करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, यानी ब्रिटिश रूल जो था भारत में उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो ये है कि यहाँ पे इस अधिनियम ने क्या किया, भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों में जो है बांटने का काम इस अधिनियम ने किया। एक राष्ट्र का नाम जो संप्रभु राष्ट्र है इंडिपेंडेंट इंडिया, और दूसरा है यहाँ पे पाकिस्तान, यानी ये 2 संप्रभु राज्य यहाँ पे बनाए गए। तीसरा इसका जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो है कि यहाँ पे जो वाइस राय का पद हुआ करता था, जिसको प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन के द्वारा लेकर के आया गया था 1858 की उद्घोषणा जिसको कहते हैं आप लोग। यहाँ पे 1858 में क्या किया था, महारानी की उद्घोषणा आती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन आती है, तब ये पद क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। यानी 1857 की क्रांति के तुरंत बाद जो अधिनियम आता है उसमें क्या किया जाता है, ये वाइस राय का पद लेकर के आया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और साथ ही साथ में राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये 2 पद क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। इन दोनों ही पदों को इस अधिनियम में क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे इस प्रोविज़न में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है, इसमें यहाँ पे खास बात इसका जो आपको अक्सर पूछा जाता है, इसने क्या किया, यहाँ पे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थीं, उनको ये अधिकार दिया कि वो चाहें तो डोमिनियन ऑफ इंडिया यानी भारत के साथ में क्या कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं, या स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था, इसने भारत में काफ़ी मुश्किलें पैदा करने का काम किया। उस समय पे, उस वक़्त पे भारत में 560 से ज़्यादा रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और उनको भारत में मिलाना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम था। लेकिन इस चैलेंजिंग काम को लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत कड़ी मशक्क़त, दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से इसको पूरा करने का काम किया। जो भारत का आज स्वरूप आप देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको सरदार पटेल साहब और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको इसमें नज़र आएगी। यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इसका और क्या क्या प्रोविज़न है, यहाँ पे दोनों ही राष्ट्रों को ये अधिकार दिया गया था, दोनों ही राष्ट्रों की संविधान सभाओं को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने राष्ट्रों के लिए क्या कर लें, संविधान बना सकें, किसी भी संविधान को बना सकें और किसी भी संविधान को अपना सकें। ये अधिकार
उनकी संविधान सभाओं को दिया गया, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों की संविधान सभा को। यहाँ पे इसने और क्या क्या काम किया, यहाँ पे इसने किया कि ब्रिटिश सम्राट की जो बिल को वीटो करने की पावर थी, तमाम विधेयकों को वीटो करने की इसकी जो शक्ति थी, उस शक्ति को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। एक इम्पॉर्टेंट इसका ये प्रोविजन है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, साथ ही साथ में जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, उन सबको क्या किया गया, एक संवैधानिक प्रमुख के तौर पर प्रतिस्थापित करने का काम किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, या कह सकते हैं आप नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसमें क्या किया, उन्होंने कन्वर्ट करने का काम किया। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं भारत के संबंध में, तो भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वो माउंट बेटन बनाए जाते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं। यानी ये क्या है, संवैधानिक प्रमुख हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सिविल सेवाओं में जो नियुक्ति होती थी और साथ ही साथ में जो आरक्षण होता था उसको समाप्त किया गया। सिविल सर्विसेज में क्या होता था, यहाँ पे नॉमिनेशंस होते थे और साथ ही साथ में क्या है, अपॉइंटमेंट होते थे, उसको रिजर्वेशन के साथ में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पे भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंट बेटन, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भारत की जो एंटरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, उसके जो मुखिया हैं, प्रमुख बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको शपथ दिलाने का काम किया। तो इस तरह से ये क्या हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आपसे रेगुलर बेसिस पे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी किसी अन्य टॉपिक पे हम लोग जल्दी आपसे मिलते हैं। ख्याल रखें अपना, पढ़ाई ज़रूर करते रहें। जय हिंद।